नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में परसेंटेज के अपनी अगली क्लासेस है। और इससे पहले हमने इलेक्शन को ख़त्म कर लिया है और परसेंटेज का पूरा बेसिक भी ख़त्म कर लिया था। उससे पहले जो a बराबर बी इंटू सी, ए बराबर बी प्लस सी, ये सारे टाइप्स अपने कवर हो चुके हैं, जिसमें पॉपुलेशन भी आ गया है, अपने शक्कर वाले सवाल भी आ गए। सारे टाइप कवर हो चुके हैं लगभग, मतलब 70 से 80% सवाल अपने कवर हो चुके हैं लगभग। इसके बाद 2 क्लास और लगेगी, उसके बाद अपना परसेंटेज पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर नया टॉपिक अपन शुरू करेंगे। ये आप कमेंट में बता सकते हो कि कौन सा टॉपिक शुरू करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट करना है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस करना है, उसके हिसाब से अपन देख लेंगे। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा, जैसे कोई व्यक्ति अपनी इनकम का कितना परसेंट खर्च कर रहा है, इतना परसेंट, शेष वाले प्रश्न, रिमेनिंग वाले प्रश्न, ये सब अपन इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, तो आज का ऐसा कोई बेसिक बताने लायक है नहीं, लेकिन फिर भी चलो देख लेते हैं, बता देता हूँ मैं। जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति है, उसकी इनकम 100 रुपये थी। ठीक है, क्या थी? 100 रुपये इनकम थी। अब अगर उसके पास में इनकम आ रही है तो इस इनकम को वो कैसे यूज कर सकता है? या तो वो खर्चा करेगा या फिर बचा के रख लेगा। ठीक है, इसको वो 2 प्रकार से कर सकता है। अपन ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि इनकम बराबर क्या होता है मेरे पास में, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये होता है, क्या तो वो खर्च कर देगा या फिर क्या कर लेगा, सेव करके रख लेगा। अगर वो 100 रुपये उसकी इनकम है तो मान लो मैंने बोल दिया उसको कि उसने 10 रुपये खर्च कर दिए। अगर उसने 10 रुपये खर्च किए तो बचे कितने? 90 रुपये। क्या बचे? 90 रुपये बचे। अब ऐसे वो आपको क्वेश्चन में बोल देगा कि मान के चलो कोई व्यक्ति है, उसकी इनकम हमें नहीं पता कितनी थी। अब उसने 10% अपने बच्चों की एजुकेशन पे खर्च किया, 10% अपने बच्चों की एजुकेशन पे खर्च किया। उसके बाद अपने रूम का रेंट दे दिया उसने 20%, अपने रूम का रेंट दे दिया 20%, और अपनी वाइफ को घुमाने ले गया शॉपिंग पे और उस पे कर दिया 30% खर्च। कितना खर्च कर दिया? 30%। ठीक है, अब अंत में उसके पास में मान के चलो 40 रुपये 4000 रुपये बचे। कितने बचे? 4000 रुपये। तो उसकी इनकम कितनी होगी हमें निकालने को बोलता है। तो मान लेते हैं अपन ऐसे केसेस में हमेशा 100% उसकी टोटल इनकम मान लेते हैं, या 100 मान लेते हैं। 100 अगर उसकी टोटल इनकम मान ली हमने, तो उसने अगर 10% एजुकेशन पे खर्च किया तो रुपए में कितना खर्च किया होगा? अगर 10 का में 100 का में 10% निकालूंगा, कितना आएगा? 10 ही आएगा। क्या आएगा? 10। अगर रेंट की बात करें अपन तो 100 का 20% कितना? 20 ही आएगा। उसके बाद वाइफ पे कितना खर्च किया? 30%, सबसे ज्यादा वाइफ पे, क्योंकि वाइफ की वजह से कमा रहा है। तो 30% मतलब कितना? 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो टोटल उसने एक्सपेंड कितना कर दिया? टोटल इनकम थी उसकी कितनी? 100 रुपए थी, और उसने कितना खर्चा कर दिया? 30 और 20 50 और 10 कितना? 60। अब उसने 100 रुपए में से 60 तो खर्चा कर दिया। अब टोटल उसकी इनकम 100 रुपए थी, उसने खर्चा कितना कर दिया? 60 रुपए कर दिया। तो कितना बचा? 40 बचा। अब उसके पास में जो सेविंग हुई वो कितनी हुई? 40 हुई। और हमें क्या दे रखा था कि वो कितना बचा रहा है? 4000 बता रहा है। तो इस 40 की वैल्यू 4000 नहीं है। अगर 40 की वैल्यू 4000 है, कितने गुना है? 100 गुना। तो अब कुछ भी पूछ सकता है। अगर टोटल इनकम पूछे तो इसको भी कितने गुना कर दूंगा मैं? 100 गुना। कितना आ जाएगा? 10,000। कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। उसके बाद अगर इसको भी मैंने 100 गुना किया, कितना आ जाएगा? 1000। कितना आ जाएगा? 1000। इसको भी 100 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2000। इसको भी 100 गुना कर दो, कितना आ जाएगा? 3000। ठीक है, तो उसकी टोटल इनकम 10,000 थी, उसने कितना बचाया? 4000 बचाया। यहाँ पे 1000 खर्चा किया, यहाँ पे 2000, यहाँ पे 3000। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि वो टोटल इनकम में से खर्चा करे, तो हम डायरेक्ट उसमें 100 मानेंगे, और जो भी उसने चीजें परसेंटेज में दी है हम वो घटा देंगे। जैसे मान के चलो उसने टोटल इनकम दी थी यहाँ पे, और हमारे पास में परसेंटेज में वैल्यू दी थी, तो परसेंटेज में उसने कितना खर्चा किया था? 10 यहाँ किया, 20 यहाँ किया, 30 यहाँ किया, टोटल 60% खर्चा किया। और टोटल इनकम हमारे पास में 100% होती है, और उसने 60% खर्चा कर दिया, तो मेरे पास में बचा कितना? 40% बचा। कितना बचा? 40%। और 40% की वैल्यू ही तो क्वेश्चन में 4000 दी थी कि नहीं दी थी? 40% की वैल्यू अगर 4000 है, कितने गुना है? जो 100 गुना। तो इसको भी 100 गुना कर दो, कितना आ जाएगा मेरे पास में? 10,000। अगर टोटल इनकम पूछता तो डायरेक्ट यहां से कर देते अपन, अपने को अलग अलग करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर इसी में वो कंसेप्ट घुसा दे रिमेनिंग का, अब रिमेनिंग का क्या है, जैसे मैं आपको समझा देता हूं। वो बोले कि 10% उसने एजुकेशन पे खर्च की, और जो 10% खर्च करने के बाद उसने जो भी बचा, रिमेनिंग बचा, उसका 10% उसने रेंट पे खर्च किया। अब यहाँ पे क्या चेंज हो गया? देखो, पहले वो यहाँ पे कर रहा था 100 का 10%, फिर इसका ही 10%, इसका ही 10%, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया उसने कि वो पहले एजुकेशन पे 10% खर्च करता है। अब जो भी उसके पास पैसा बचा है, रिमेनिंग का कितना परसेंट? 10% रेंट पे देता है। तो मान लो उसकी इनकम 100% थी, उसकी इनकम 100% थी, उसने 10 किस पे खर्च कर दिया?
10 खर्च कर दिया एजुकेशन पे, मतलब कितना आ गया 10 आ गया। अब 10 100 में से 10 तो यहाँ खर्च हो गया, कितना बचा 90 बचा, कितना बचा 90। तो इसका 10% वो रेंट पे देगा ना कि 100 का। यही इसमें ट्विस्ट है कि अगर रिमेनिंग वाला आता है तो रिमेनिंग वाले में क्या है, यहाँ पे टोटल इनकम में अपन देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रिमेनिंग में देखेंगे क्योंकि उसने बोल दिया शेष का, जो भी राशि उसके पास बची है। जैसे मेरे पास में 100 रुपया था, मैं किसी मार्केट में गया तो मैंने एक ही दुकान से क्या किया, 1 किलो शक्कर ले ली, 1 किलो तेल ले लिया, सारी चीजें वही एक ही मार्केट से ले ली। लेकिन मैं दूसरे मार्केट गया, वहां पे क्या किया, एक जगह से मैंने क्या लिए शूज लिए, एक जगह से मैंने शर्ट ले ली, एक जगह से मैंने पैंट ले लिया। तो मैंने पास में अलग अलग खर्चा हुआ कि नहीं। पहले मैंने 1000 रुपए था तो 200 रुपए के मैंने क्या ले लिए, शूज ले लिए। आते नहीं वो बात अलग है, लेकिन एज्यूम करो 200 रुपए के शूज ले लिए। अब मेरे पास में 800 रुपए बचे, तो मैं खर्चा अब 800 रुपए में से करूंगा। फिर मैंने 200 की शर्ट ले ली, अब मेरे पास में 600 रुपए बचे, फिर मैंने 200 रुपए की क्या ले ली, जींस ले ली। तो ऐसा रिमेनिंग होता जाएगा, पैसे में से पैसा घटता जाएगा। ठीक है, वैसे अपन क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। बाकी आप टैलेंटेड है ही। चलो पहला क्वेश्चन है सीजीएल टीयर 1 2024 का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन देखो क्या बोला है, विपुल अपनी मासिक आय का 30% किराए पर, शेष का 60% किराने के सामान पर और शेष का 40% अन्य पर खर्च करता है। पहला ही सवाल रिमेनिंग वाला है। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला है कि 30% किराए पे खर्च करता है। अगर मैं इसमें 100 मान के करने जाऊंगा, देखो समस्या क्या आएगी मैं पहले बता देता हूं, उसके बाद देखेंगे अपन। देखो अगर मैंने इसमें टोटल इनकम अपनी 100 मानी, कितनी मान ली 100 मान ली, ठीक है, तो उसने देखो 30% किराए पे दिया। अब रेंट 30% दिया, मतलब इसका 30% करो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30। अब 100 में से 30 खर्च हो गया, कितना बचेगा 70। रेंट 70 देने के बाद उसने क्या बोला, शेष का 60% किराने के सामान पर देगा। अगर शेष वर्ड यहाँ पे नहीं लिखा होता, ये नहीं लिखा होता तो डायरेक्ट में 60% और 30% को जोड़ देता 90% आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, शेष दिया। शेष दिया है मतलब क्या कि 100 रुपए था, मैंने पहले क्या किया 30 रुपए रेंट पर दिया। अब कितना बचा मेरे पास में, 100 में से 30 जाएगा 70। तो जो किराने का सामान है, तो जो किराने का सामान है उसका कितना, 70 का कितना दिया मैंने, अब 60%। तो कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे पास में 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 42। उसके बाद क्या बोला, और शेष 40% अन्य पर खर्च करता है। ठीक है, तो क्या बोला उसने एंड 40% और रिमेनिंग ऑन अदर्स। तो जो अदर्स पे खर्च कर रहा है वो कितना है, रिमेनिंग का कितना 40%। अब देखो मेरे पास में 100 रुपए था, 30 रुपए मैंने खर्चे यहाँ किए, कितना बचा 70 बचा। अब 70 में से भी 42 मैंने यहाँ खर्च कर दिया, तो 70 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास में शेष, 70 में से 42 जाएगा कितना बचेगा 28 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 28। अब 28 का 40% मैं यहाँ पे खर्च कर दूंगा। अब 40% कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 जाएगा, 28 का 4 गुना कितना आ जाएगा मेरे पास में 112। 112 बटे 10 मतलब कितना 11.2। तो क्या बोल रहा है, उसके पास में अंत में कितना बच रहा है 7056 रुपए। कितना बच रहा है 7056 रुपए। देखो 28 में से 11.2 यहाँ चला गया तो कितना बचेगा, 28 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास में, ये बचेगा आपके पास में 17। कितना बचेगा 17, और 17 में से 0.8 चला जाएगा, कितना बचेगा 16.8। तो 16.8 की वैल्यू ही क्वेश्चन में कितनी दी है 70,056, 7056। और आपसे क्या पूछा है, तो वहां किराने के सामान पर कितना खर्च करता है। तो किराने का सामान कौन सा है, ए वाला। तो 42 की वैल्यू आपसे पूछिए। अगर 16.8 की वैल्यू आपको ये दी है तो वो 42 की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, 42 की वैल्यू अपन डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेंगे कि 7056 बटे 16.8 इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास में 42। कितना हो जाएगा 42। ये पॉइंट हटाएंगे 1 0 चली जाएगी, 21 से 8 बार, 21 से कितनी बार कट जाएगा 20 बार कट जाएगा। उसके बाद 8 से कट रहा है, बिल्कुल 8 से काट लेंगे इसको, 8 8 64, उसके बाद में बचा 6, 8 8 64, 8 दूना 16। तो कितना आ जाएगा, लास्ट में 40 आना चाहिए। लास्ट में 40 कहाँ है यहाँ, तो 17,640 इस सवाल का उत्तर होगा। लेकिन देखो यहाँ पे क्या आ गया, पॉइंट आ गया, घटाने जोड़ने में आपको बहुत सारी समस्या हो जाएगी, तो इतना करना नहीं। कैसे करेंगे, देखो इसको हटा दूं, देखो इसको मैं एक बार और समझा देता हूँ। टोटल इनकम मैंने 100 रुपए मानी थी, ठीक है। अब इसका 30% मैंने रेंट दे दिया। 100 रुपए मेरे पास में इनकम थी, 30% मतलब कितना 30 रेंट दे दिया। अब रेंट देने के पास मेरे पास कितने पैसे बचे 70 रुपए, क्योंकि उसने क्या बोला था कि रिमेनिंग का 60% किराने पर खर्च कर रहे हैं। तो 60% अपन कर रहे हैं किराने पर खर्च, तो 70 का 60% कितना आ जाएगा 42। अब 70 में से मैंने 42 खर्च कर दी, कितना बच गया 28। तो उसने फिर से बोला था कि शेष का 40%, 70 में से जब मैंने 28 खर्च कर दिया तो उसका भी शेष मतलब कितना बचा 28। इसका 40% में क्या करता हूँ, अन्य पर खर्च कर देता हूँ, कुछ भी उड़ा के पाउच राष्ट्रीय खा लिया भाई, ठीक है। फिर अदर्स पे 40% मतलब कितना 11.2। अब 28 में से 11.2 जाएगा, कितना बचेगा 16.8। तो यही बोल रहा था कि जो अंत में पैसे बच रहे हो कितने बच रहे 7056, और किराने के सामान पर कितना खर्च किया था, देखो रेंट पे कितना खर्च कर दिया था 30%।
तो इस 30 की सॉरी किराने पर पूछा था ना, किराने पर 42 की वैल्यू हमसे पूछ ली थी, कितनी आ गई 17,640। अब देखो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने आपको एक चीज समझाई थी शुरू में, सबसे बेसिक में अपन ने क्या देखा था कि अगर कोई चीज कम हो रही है तो उसको माइनस करते जाएंगे। जैसे मान के चलो कोई चीज 10% हुई, 10% कम हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 100 रुपए था उसमें से 10% मैंने कम किया तो 100 का कितना बचा होगा यहाँ पे 9/10 बचा होगा। ये बताया था कि नहीं बताया था? या फिर ऐसे कर लो कि 100 में से 10 जाएगा माइनस कितना आ जाएगा 90, और यहाँ से भी 90 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 90 आ रहा। तो यहाँ से 10% माइनस करने का मतलब क्या है, 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10, मतलब 10 में से 1 कम हो गया तो कितना बचा 9/10 बचा। रिमेनिंग का मतलब क्या हो जाएगा 9/10 हो जाएगा। क्या होगा? अब मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि मेरे पास में टोटल इनकम y है, एक्स अपन मानते नहीं है जैसा कि अपन ने शुरू में कसम खाई थी। अब मेरे पास में टोटल इनकम y थी मेरे पास में टोटल इनकम। तो उसने क्या बोला कि जो रेंट है ना, रेंट पर मैंने खर्चा कितना कर दिया 60%, सॉरी 30%। तो y का मैंने कितना परसेंट खर्च किया 30%। 30% का मतलब कितना 3/10। ठीक है, अगर मैंने y का 3/10 यहाँ खर्च कर दिया, 30% खर्च कर दिया, तो मेरे पास में कितने बचे होंगे 70%। 30% अगर खर्च किया, टोटल इनकम 100% होती है, 30% खर्च कर दिया, कितनी बची होगी 70%। तो मतलब मेरे पास में अगर रेंट पे मैंने 3/10 खर्च किया तो मेरे पास में रिमेनिंग कितना बचा 7/10। तो अब मैं क्या करूंगा y के 7/10 में से क्या करूंगा खर्चा करूंगा। तो अब मेरे पास में अभी इसके बाद लिख देता हूं मैं, इसके बाद जो मेरे पास में रिमेनिंग इनकम बची है, रिमेनिंग इनकम जो बची है ना, उसको आप ऐसे कर सकते हैं कि y में से मैंने y का 3/10 घटा दिया, तो इसमें से एलसीएम लेंगे 10 आ जाएगा, 10y माइनस 3y मतलब कितना 7/10 इंटू y। ये मेरे पास में रिमेनिंग बचा। अब यहां से ये जो मेरे पास में पॉकेट में मनी बची, इसको मैं काई पे खर्च करूंगा किराने पर खर्च करूंगा। तो किराने पर जो खर्च होगा, किराने पर खर्च होगा वो किस में से होगा y के 7/10 में से। और कितना खर्च हुआ 60%। और 60% का मतलब कितना होता है 3/5। अपन बहुत अच्छे से पढ़ के आए। अगर y का 7/10 इंटू 3/5 खर्च हो गया, अपने पास में यहाँ पे कितना बचा रहा था y का 7/10। तो अब इसके बाद रिमेनिंग कितना बचेगा y के 7/10 में से भी मैंने खर्च कर दिया। अगर ये प्रोसेस समझ में नहीं आ रही तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरे पास में 100 रुपए थे, मैंने यहाँ पे 20 रुपए खर्च कर दिए। कितने रुपए खर्च कर दिए 20 रुपए, तो कितना बचा 100 में से 20 जाएगा 80। अब यहाँ से मैंने फिर से 30 रुपए खर्च कर दिए। अब मेरे पास में रिमेनिंग कितने बचेंगे, अब मेरे पास में बचेंगे रिमेनिंग, अब मैं 50 में से खर्च करूंगा। मैं वही कह रहा हूँ, मेरे पास में शुरू में कितने रुपए थे y रुपए थे, मैंने 3/10 खर्च कर दिए, तो कितने बचे y का 7/10 बचा। फिर मैंने इस y के 7/10 में से 3/5 और खर्चा कर दिया, तो अब मेरे पास में कितना बचेगा y का 7/10 था, 3/5 खर्चा हो गया, 5 में से 3 चला गया, कितना बचा अब 2/5 बचा। अब फिर क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि 40% अन्य पर खर्च कर देता। अब फिर से मैं खर्च कर देता हूं अदर पर। अदर पर कितना खर्च करूंगा y के 7/10 इंटू 3/5 इंटू 40% मतलब कितना 2/5। मेरे पास में अभी रुपये कितने थे y का 7/10 इंटू 2/5, तो अदर पे मैंने इसका खर्चा कर दिया 40%। अब मेरे पास में कितने रुपए बचेंगे y का 7/10 इंटू कितना 3/5, सॉरी 2/5 था ना y का, है ना, हाँ 2/5, y का 2/5, ये 2/5 था। अब देखो 5 में से मैंने 2 खर्चा कर दिया तो कितना बचेगा 3/5 बचेगा। कितना बचेगा 3/5, और इसी की वैल्यू कितनी दी है 7056। तो इसको सोल्व कर लेंगे। अब ये इसका डिटेल मेथड हो गया कि मैं क्या बता रहा हूं आपको कि y रुपए थे, इसका मैंने खर्चा किया, फिर रिमेनिंग बचा, फिर खर्चा किया, फिर रिमेनिंग बचा, फिर खर्चा किया, फिर रिमेनिंग बचा। ये इतनी प्रोसेस हो गई यहाँ पे। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको एक ही लाइन में कैसे उड़ाएंगे, इतना कुछ करेंगे ही नहीं, एक लाइन में कैसे उड़ाएंगे। बस आपने जो मेरी बेसिक वाली वीडियो देखी है पहली दूसरी और तीसरी क्लास, उसमें सारा कंसेप्ट अपन ने डिटेल में समझा है, वो अपन यहाँ यूज करेंगे। देखो मेरे पास में y रुपया था, ठीक है। अब बस खाली आपको ये लिखते जाना है कि रिमेनिंग हमारी पॉकेट में कितने पैसे बच रहे हैं। 30% मैंने खर्चा कर दिया, 30% खर्चा कर दिया तो कितना बचेगा 70%, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 7/10। अब उसने शेष का कितना खर्चा कर दिया 60%। अगर शेष का 60% खर्चा कर दिया तो कितना बचा होगा 40%। 40% का मतलब कितना होता है 2/5 होता है। कितना होता है 2/5। उसके बाद फिर क्या बोला उसने, शेष का 40% अन्य पर खर्च कर देता है। अब 40% अगर खर्चा हो गया तो कितना बचा होगा फिर 60%। 100 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा 60%, और 60% की वैल्यू ही कितनी होती है 3/5।
अब इसके बाद कुछ बोला है? नहीं बोला है, बस क्या बोला है उसने, 7056 बचाता है। तो ये अपनी बचती तो आ गई, बचत का मतलब कितना हो जाएगा 7056, कितना आ जाएगा 7056। तो इसे काट लेते हैं, 7 दूनी 14 या 42, एक काम करो 7 या 21 से काटते हैं। तो 21 से अगर इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 21 या 63, 7 बचा, 21 या फिर से 63 और 21 चंग 126, 336 बार। और उसके बाद 2 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 118 बार। कितनी बार कटेगा, 118 बार। तो हमारे पास में जो y की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 118 इंटू 25 इंटू 10, ये आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। मतलब ये हमारी क्या आ गई, टोटल इनकम आ गई। टोटल इनकम आ गई। हमसे क्या पूछा था, किराने के सामान पर कितना खर्च करता है, किराने के सामान पर कितना खर्च करता है। देखो 118 इंटू 25 इंटू कितना 10। अब इसमें से 7/10 हमारे पास बचा था और किराने पर कितना खर्च कर रहा था, 3/5। इसका कितना 3/5, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 5 से इसको उड़ा देंगे। उसके बाद 7 या 21 पंजे 105, हाँ तो 118 इंटू कितना आ जाएगा मेरे पास में 105 आ जाएगा। अब कैलकुलेशन वाली वीडियो में देखी होगी कि 100 के नजदीक वाली संख्या को कैसे अपन सोल्व करते हैं। देखो ये कितना प्लस है, 5 प्लस है, ये कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। तो इन दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 8 पंजे कितना आ जाएगा मेरे पास में 40। उसके बाद क्रॉस में इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 5 13, 8 5 13, यहाँ भी आ जाएगा 113 40 है, 176 40 कैसे आ गया। यहाँ गलती हुई होगी, 7 दाम 70 और 7 8 56, सही है। 2 से इसे काटेंगे अपन तो कितनी बार कटेगा ये, 504 बार, सही बात है। 3 से इसे काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 छंग 18, 3 8 24, अच्छा 168 बार कटेगा। अच्छा ये जो आएगा भाई, ये आ रहा है 168, ये यहाँ पे आएगा 168। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आ जाएगी ना अपने पास, वो आ जाएगी 168 इंटू 25 इंटू 10, ठीक है। अब यहाँ से अपन ने जो y में अपन ने क्या कर दिया था, 30% किराए पे दे दिया था, तो अपने पास में कितना बच रहा था, y का 7/10, तो 168 इंटू 25 इंटू 10, ये हमारे पास में y की वैल्यू आई। तो y की वैल्यू यहाँ रखेंगे। देखो 7/10 हमने खर्चा कर दिया था, अब 60% किस पर खर्चा कर रहे हैं, किराने पर, तो 3/5 निकाल लेंगे। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 5 से कितनी बार कटेगा, 25 बार। तो कितना आ जाएगा, 5 7 35, 35 से 105, 168 इंटू 105, लास्ट में 40 आएगा, 17,640 इस सवाल का उत्तर होगा। या फिर इतना भी नहीं करना, इतना भी नहीं करना, मैं तो ये कह रहा हूँ इतना भी नहीं करना। देखो फिर से कैलकुलेशन को हटा देता हूँ। क्या कह रहा था, 30% किराए पे खर्च कर रहा है, 30% किराए पे खर्च कर रहा मतलब 7/10। उसके बाद 60% किराने पर खर्च कर रहा है। अब जिसका पूछा है ना, पहले तो मैं लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा मेरे पास में, ये आ रहा था 2/5 इंटू 3/5 और इसकी वैल्यू कितनी थी, 7056 थी, ठीक है। इतना तो आ गया समझ में। अभी उसने लास्ट में क्या पूछा, वो देखो किराने पर कितना खर्च करता है, किराने के सामान पर कितना खर्च करता है। तो अब मुझे इतनी वैल्यू तो निकालनी है, 7/10 तो निकालनी ही पड़ेगी। y नहीं निकालना, y का 7/10 निकालेंगे। क्यों, क्योंकि उसने अपनी मासिक आय का 30% तो पहले ही खर्च कर दिया था, हमारे पास y का 7/10 बचा था। तो टोटल y निकाल के करेंगे क्या, बस खाली ये वाला निकाल लो। तो ये 2 या 6 से इसको काट लो और 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7/10 करेंगे, कितना आ जाएगा 17,640। बस इतनी सी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में। और ज्यादा क्वेश्चन करेंगे ज्यादा समझ में आएगा। पहले ही सवाल में अपन ने बहुत सारे मेथड देख ली। देखो इस सवाल को देखो, गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है और उसके लिए ईएमआई का भुगतान करती है। उनकी मासिक आय 80,000 है। वह अपने बच्चों की शिक्षा पर 15%, घरेलू मामलों पर 40% खर्च करती है, 10% जीपीएफ में भेजती है और 15% बचत बैंक खाते में बचाती है और बाकी राशि ईएमआई के रूप में भुगतान करती है। वहां कितनी ईएमआई भरती है। अब देखो इसने क्या बोला, शेष वगैरह कुछ वर्ड यूज किया है, नहीं किया है। तो अपन टोटल इनकम यहाँ पे कितनी मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं। उसने टोटल 80,000 दी है, लेकिन अपने को करने की जरूरत नहीं है। टोटल पहले अपन 100 मानेंगे, उसके बाद देखेंगे सारी चीजें, ठीक है। अगर टोटल मैंने 100 मानी है, टोटल मैंने क्या मानी है, 100 मानी, तो उसने क्या बोला है कि वहां अपने बच्चों की शिक्षा पर 15%, घरेलू मामलों पर 40%, 10% जीपीएफ में भेजती है, 15% बचत खाते में भेजती है। तो यहाँ पे टोटल उसने कितना खर्चा कर दिया, 15, उसके बाद 40, उसके बाद 10 खर्चा कर दिया, उसके बाद 15, तो टोटल मिला के 15 30, 30 और 40 70 और 10 80, 80% उसने खर्चा कर दिया। अगर 80% खर्चा कर दिया तो टोटल अब मेरे पास में क्या बचा, ईएमआई वाला ऑप्शन बचा है।
तो EMI 100 में से माइनस कर देंगे, 100% माइनस 80% कितना आ जाएगा 20%, कितना आ जाएगा 20%। तो टोटल इनकम का 20% वो क्या करती है EMI भरती है। तो 80,000 का 20% डायरेक्ट क्या आ जाएगा 16,000। अगर रिमेनिंग वाला ऑप्शन नहीं है तो टोटल अपने पास में निकालना बहुत आसान हो जाता है, कुछ भी वो पूछे हम आसानी से निकाल देंगे, लेकिन रिमेनिंग वाला ऑप्शन ही अपने पास में क्या करता है गेम करता है, ठीक है। और वही क्वेश्चन अपने पास में ज्यादा आता है। अब देखो टीयर 2 2022 का क्वेश्चन था और वो टीयर 1 का था, तो SSC कुछ भी कर सकती है। अब आगे देखो, राम अपने वेतन का 30% भोजन पर, 10% घर के किराए पर, 7% मनोरंजन पर और 6% परिवहन पर खर्च करता है। अब यहाँ भी शेष वगैरह रिमेनिंग वगैरह कुछ वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो वहाँ टोटल अपने यहाँ पे टोटल उसका इनकम मान लो 100% था, कितना था 100% था। अब इसका जो 30% है, इसका 30% किस पे खर्च करता है वो फूड पर, तो 100 का 30% कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। उसके बाद आगे क्या बोला है उसने, मनोरंजन किराए पर, किराए पर कितना खर्च कर रहा है 10%, तो जो रेंट है उस पर खर्च करेगा कितना 10। उसके बाद आगे देखो 6% किस पे खर्च कर रहा है वो परिवहन पर, उसके बाद 6% किस पे खर्च कर रहा है परिवहन पर, ट्रांसपोर्ट पर, तो ट्रांसपोर्ट लिखूंगा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यदि महीने के अंत में उसकी बचत कितनी 18,080 है। अब यहाँ पे अपने पास में 7% किस पे खर्च कर दिया एंटरटेनमेंट पर किया ना, ठीक है, इस 7% आ जाएगा एंटरटेनमेंट पर, तो 100 का 7% कितना आएगा 7 आएगा। अच्छा इसमें अपन 100 क्यों मानते हैं, क्योंकि उसका कितना भी परसेंट निकाले, अगर कुत्ता परसेंट निकाले बिल्ली परसेंट वही आएगा, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। परसेंटेज का मतलब क्या था 1/100, ये अपन ने पहले दूसरी क्लास में सीखा है। पहले दूसरी क्लास का मतलब वो नहीं, अपनी परसेंटेज की पहले दूसरी क्लास। देखो टोटल अब कितना खर्चा हो गया 30 यहाँ किया, 10 यहाँ किया, 6 यहाँ किया, 7 यहाँ किया, टोटल अपने पास में जो एक्सपेंडिचर हो गया ना, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया अपने पास में कितना हो जाएगा 53, कितना आ जाएगा 53। तो मेरे पास में सेविंग कितनी हो गई, सेविंग होगी 47। अगर 100 में से मैंने 53 खर्चा कर दिया तो सेविंग कितनी हो गई 53 हो गई। अगर सेविंग मेरे पास में 53 है, सेविंग 53 है और उसकी वैल्यू कितनी दी है उसने 1880, 1880 किसकी वैल्यू दी है सेविंग की, और सेविंग मेरे पास में एक्चुअल में कितनी है 47 है, कितनी है 47 है। क्या पूछा उसने मासिक वेतन की गणना, मासिक वेतन कितना है 100 है, इंटू कितना कर दूंगा मैं 100 कर दूंगा। देखो 47 से कितनी बार कट जाएगा 4 बार, मतलब 40 बार, तो 40 इंटू 1000 कितना हो जाएगा 4000। अब मुझे कैसे पता चला डायरेक्ट कितना हो रहा है, देखो 50 इंटू 4 करता मैं तो कितना आता 200 आता, तो 200 के आसपास है या नहीं, तो 47 और पीछे क्या है 7 है, और 7 का मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूं के अंत में कितना है 8 आए, तो 7 28, तो 47 इंटू 4 करूं कितना आ जाएगा मेरे पास में 188। अगले सवाल पे चलेंगे, क्या बोला है, प्रणव ने अपने पास मौजूद धन का 30% अपनी पत्नी को दे दिया और शेष का 86% अपने 2 बच्चों को दे दिया। बची हुई राशि का आधा हिस्सा अन्य चीजों पर खर्च किया और शेष 98,000 बैंक में बचा दिया। अब देखो जब भी अपने पास में पूरा खर्चा करने के बाद में सेविंग आए तो हम उसमें से क्या मानेंगे y मानेंगे, और टोटल उसका जो भी खर्चा बचा है उसको हटा देंगे, हटाते जाएंगे। मतलब जैसे उसने 30% क्या किया खर्चा किया है तो मेरे पास में 70% बचा होगा, 86% उसने क्या कर दिया फिर से खर्चा कर दिया तो 14% मेरे पास बचा होगा। बची हुई आधी राशि दे दी, आधी बची तो आधी बची होगी ना। तो देखो टोटल इनकम में मानता हूं उसकी भाई y था, कितनी थी y थी, और y में से उसने क्या किया 30% अपनी पत्नी को दे दिया, तो कितना बचा होगा उसके पास 70%, कितना बचा होगा 70% बचा होगा। 86% फिर क्या किया अपने बच्चों को दे दिया, तो कितना बचा होगा उसके पास 14%, कितना बचा फिर से 14% बचा। फिर क्या किया उसने आधी राशि हुई अन्य चीजों पर खर्च कर दिया, अगर आधी खर्च कर दी तो आधी बची होगी, आधी का मतलब क्या हुआ 1/2, कितना 1/2, और अब कितनी बची उसके पास 98,000, अपने हिसाब से इतनी बची हुई है उसके हिसाब से इतनी बची हुई है, क्योंकि हम क्या है बचत लिख रहे हैं इधर। तो 14 से इसे काटेंगे कितनी बार कटेगा 7000 बार, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, 7 से कितनी बार काट देंगे अपन 100 बार काट देंगे, तो 2 उसके बाद में 6 0, ये इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, रिमेनिंग वाला कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ये आ रहा है तो अपने पास बहुत सारे सवाल है। फिर से देखो, रामाज्ञा अपने वेतन का, फेज 12 2024 का क्वेश्चन है, रामाज्ञा अपने वेतन का 22% घर के किराए पर खर्च कर देता है। अब उसके पास में y रुपए मान लो इनकम थी, अब 22% अगर उसने खर्च कर दिया तो 100 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा 78, कितना बच जाएगा 78, तो 78/100 उसकी क्या हो गई बचत हो गई। अब उसने क्या बोला शेष का 75% घरेलू व्यय पर खर्च करता है, रिमेनिंग का, अब रिमेनिंग जो भी बचा होगा उसका 75% उसने खर्च कर दिया, तो अपने पास कितना आया 25%, कितना आया 25%, तो 25/100। उसके बाद आगे क्या लिखा, उसके बाद कुछ नहीं लिखा, बस खाली वो बचा लेता है, तो बचत दे दी है, बचत कितनी दी है 3705 दी है, कितनी दी है 3705, तो ये तो इसका मतलब तो 1/4 होता ही है,
83 से काटेंगे 6 बार, 13 से अगर मैं इसको काटूंगा कितनी बार कटेगा, 13 दूना 26, 13 8 104, 13 पंजे 65, 3 से इसे काटेंगे 2 बार, 3 से इसे काटेंगे 3 अमत 27, 3 पंजे 15, ठीक है, और 2 से कट ही जाएगा 2 बार। तो यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, y की वैल्यू 95 का डबल कितना होगा 190 और साथ में 2 जीरो, तो 19,000। तो टोटल इनकम उसकी कितनी आई 19,000 है। अब इसमें से वो कुछ भी पूछे, अगर मान लो उसने घर का किराया पूछ लिया होता तो अपनी आय का कितना 22% खर्च कर रहा है तो इसका 22% निकाल देता। अगर वो पूछता कि वो घरेलू व्यय पर कितना खर्च करता है तो 22% हटा दो, कितना बचा 78%, तो 19,000 का 78% जो भी बचा हुआ है ना उसका 75% ये खर्च कर रहा है। अगर मान लो घरेलू व्यय पूछता है यहाँ पे घरेलू व्यय, तो अपने पास में 19,000, अभी इसमें से मैंने 22% तो वहां पे खर्च कर दिया, कहां पे घर के किराए पे रेंट पर, तो कितना बचा इसका 78% बचा। और क्या बोलता हूं अगर घरेलू व्यय पूछता तो इसका कितना निकाल देता मैं 75%, तो मेरे पास में क्या आ जाता, मेरे पास में रेंट पे जो भी उसने एक्सपेंड किया है वो वाली वैल्यू आ जाती। ठीक है, अभी पूछा नहीं है तो मैं निकाल ले रहा हूं, इस पे चलेंगे। क्या बोला है, एक परिवार 75,000 कमाता है जिसमें से 10% की बचत होती है, खर्च का 30% शिक्षा पर खर्च होता है, जबकि 30,375 रुपए स्वास्थ्य पर खर्च होता है और शेष राशि भोजन पर खर्च की जाती है। ठीक है, अब देखो सारी चीजें परसेंटेज में है तो अपन एक्चुअल वैल्यू नहीं निकालेंगे, बस खाली ये निकाल लो कि जो 30,375 है वो टोटल राशि का कितना परसेंट है, क्योंकि अगर टोटल राशि का अपन परसेंटेज नहीं निकालेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि क्या चीजें क्या हो रही है। ठीक है, अब देखो मैंने माना टोटल मेरे पास में इनकम 100 है, यहां मान लेता हूं मैं टोटल इनकम 100 है। ठीक है, अब इसी को परसेंटेज में बना लेते हैं, 100% में बना लेते हैं। अब उसने 30,375 स्वास्थ्य पर खर्च किया, अब हेल्थ पर उसने कितना खर्च किया 30,375 रुपए, कितने में से 75,000 में से, कितने में से क्या खर्च किया है 75,000 में से, इंटू कितना कर दूंगा मैं 100%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 15 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 50 बार, 15 से 15 दूना 30, 15 दूना 30, 15 पंजे 75, 5 से 10 बार, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, मतलब कितना आ जाएगा ये 40.5%, कितना आ जाएगा 40.5%। हेल्थ पर उसने 40.5 खर्च किया। अब इसमें से उसने 100% में से, अब ये कहानी समझते हैं, हेल्थ पर अपने को पता चल गया कि टोटल इनकम का कितना खर्च किया उसने 40.5% खर्च किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जिसमें से 10% की बचत होती है, अब 10% की यहाँ पे कितनी हो गई बचत हो गई भाई, 10% की अगर बचत हो गई तो सेविंग कितनी आ जाएगी मेरे पास में 10%। आगे क्या बोला है, खर्च का 30% शिक्षा पर खर्च होता है। अगर मेरे पास में 100 में से 10 यहाँ पे सेविंग हो गया तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना बचा, टोटल एक्सपेंडिचर अब बचा मेरे पास में 90%। अगर मैंने पहले ही सेव करके रख लिया कि मान लो मेरे पास में 100 रुपए इनकम थी, 10 रुपए मैंने बचा लिया, अब मेरे पास में 90 रुपए, मुझे 90 रुपए खर्च करना है, तो वो बोल रहा है कि जितना भी मुझे खर्च करना था ना उसका 30% शिक्षा पर खर्च करूंगा, तो मैं एजुकेशन, इसको मैंने लिख दिया एक्सपेंडिचर कितना 90%। अब मेरे पास में जो एजुकेशन पर खर्च कर रहा हूं मैं, तो एक्सपेंडिचर का 30% खर्च करूंगा, तो 90 का 30% कितना आ जाएगा, ये लिखा मैंने 90%, और इसका मुझे 30% निकालना है, तो 30% 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, कितना आ जाएगा मेरे पास में 27%। तो इसको कर देंगे अपन, एजुकेशन पे खर्च कर रहा है कितना 27%। ठीक है, अब उसने क्या क्या किया कि जबकि स्वास्थ्य पर खर्च कितना होता है 30,375, इसको भी मैंने क्या कर दिया, हेल्थ को भी परसेंटेज में कन्वर्ट किया, कितना आया 40.5%, कितना हुआ 40.5%। अब शेष राशि भोजन पर खर्च की जाती है, अब भोजन पर खर्च की जाती है शेष, जिसका उसने परसेंटेज में हमसे वैल्यू पूछा, अगर पैसे में पूछता वो बात अलग थी। अब यहाँ पे टोटल अगर मैं परसेंटेज देखूं तो 10 और 37 कितना 27 कितना हो गया 37 और 40 कितना हो गया मेरे पास में 77.5%, कितना हो गया 77.5%। तो टोटल राशि का 77.5% यहाँ खर्च कंप्लीट हो गया, तो फुट पर इसको माइनस कर दो, 77.5% माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे पास में 22.5%, कितना आ जाएगा 22.5%। ठीक है, अब परसेंटेज में वैल्यू दी है तो हमें एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है, करण अपने वेतन का 20% खाने पर खर्च करता है, बाकी राशि का, ये वो वाली राशि हो जाएगी भाई, ये राशि ऐसी होगी। ठीक है, बाकी राशि का 20% किराए देने पर खर्च करता है, जबकि चरण अपने वेतन का 30% खाने पर खर्च करता है, बकाया राशि का 30% किराया देने में खर्च करता है। अब दोनों का किराया समान है, ठीक है, दोनों का जो है रेंट समान है, किसका किसका, करण और कौन है, चरण है। तो जो करण है इसको मैंने ऐसे लिखा, करण का रेंट बराबर चरण का रेंट क्या है, समान है। अब करण मान लो के रुपए कमाता है, कितना कमाता है के रुपए, अब उसका 20% खाने पर खर्च कर दिया, 20% खाने पर खर्च कर दिया, तो अब उसके पास कितनी राशि बची होगी 80%,
कितनी बची होगी? 80% बची होगी। अब 80% का क्या करता है वो? 20% किराया देता है। अब जो भी राशि बची है ना, इसका 20% वो किराया देता है, तो इसका 20% निकाल दूंगा तो उसका क्या निकल जाएगा? रेंट निकल जाएगा। अब मान लो चरण मेरे पास में 80 रुपए कमाता है, तब इसका क्या करता है वो? 30% खाने पर देता है। अगर 30% खाने पर दे दिया तो उसके पास कितना पैसा बचा? 70%। कितना बचा? 70%। अब इसके पास जो भी रुपया बच रहा है, इसका क्या कर रहा है वो? 30% किराया दे रहा है। क्या दे रहा है? 30% किराया दे रहा है। तो इसका 30% निकाल दूंगा तो इसका क्या निकल दे जाएगा? रेंट निकल जाएगा। अब उसने बोला है कि दोनों का रेंट क्या है? बराबर है, तो बराबर कर दूंगा मैं। तो यहाँ से 2 2 2 2 खत्म। उसके बाद ये 2 0 ऊपर भी है तो ये भी खत्म। उसके बाद और कुछ कट रहा है? बिल्कुल नहीं कट रहा। तो यहाँ से करंट रेशियो चरण कितना आ जाएगा? 7 या 21/16। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन में जो बोला है, रिमेनिंग बोला है तो रिमेनिंग, और कुछ नहीं बोला है तो फिर कुछ नहीं करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बताओ सही है गलत? ये पता नहीं क्या है, देखते हैं। CGL Tier 1 2024 का क्वेश्चन। एक परिवार की मासिक आय 35,000 है। परिवार आय को विभिन्न व्ययों जैसे कि भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन और किराए पर खर्च करता है। सभी व्यय के बाद हर महीने 8% की बचत होती है। अगर यहाँ पे उसके पास में मान लो इनकम कितनी थी? 100 थी, और उसकी सेविंग कितनी है? 8। परसेंटेज में नहीं लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट लिख देता हूँ कि अगर मान लो चलो परसेंटेज में 8%, ये भी 8%, तो यहाँ पे उसने एक्सपेंड कितना किया होगा भाई? 100 में से 8 जाएगा 92%। कितना होगा? 92%। अब आगे क्या बोला कि सभी व्यय के बाद हर महीने 8% की बचत होती है। स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक खर्च होता है। बस कुछ नहीं, शांति से जो बोला है वो लाइन अपन लिखते जाएंगे। देखो क्या बोला है? स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में अधिक खर्च होता है। तो मेरे पास में जो हेल्थ है और यहाँ पे क्या है? फूड है। तो उसने बोला है कि स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक व्यय होता है। तो मान लो 50% की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो इस पे अगर 2 खर्च हुआ तो उस पर 3 होगा, और स्वास्थ्य को अपन ज्यादा दे रहे हैं, तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा मेरे पास में? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? जबकि भोजन पर व्यय मनोरंजन पर व्यय का 3 गुना है। भोजन पर व्यय मनोरंजन, मतलब इसको मैं लिख रहा हूं एंटरटेनमेंट ऐसे। भोजन पर व्यय मनोरंजन के व्यय का कितना गुना है? 3 गुना है। ठीक है, आगे क्या बोला है? आगे बोला है वही स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय शिक्षा पर होने वाले व्यय का कितना है? आधा है। एच रेशियो एजुकेशन, इसको लिख रहा हूं मैं एजुकेशन। एजुकेशन का क्या है? आधा, मतलब 2 रेशियो कितना होगा? 1। 2 रेशियो कितना होगा? 1 होगा। उसके बाद आगे क्या बोला है? किराए पर व्यय भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा पर संयुक्त व्यय का 1/3 है। चलो इसको अपन बाद में देख लेंगे, पहले इनको मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? एजुकेशन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना? 1 है। सॉरी, हेल्थ यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो मैं इसको 3 बना देता हूँ। इसको अगर 3 बनाना है तो यहाँ पे कितना बनेगा? 3 बनेगा, यहाँ पे 6 बनेगा। अब यहाँ पे देखो फूड यहाँ पे कितना है? 2 है, और यहाँ पे फूड कितना है? 3 है। तो पहले एक काम करते हैं, इसको नहीं बनाते हैं, इसको करते हैं, क्योंकि यहाँ फूड कॉमन है। तो इसको मैं पहले 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 3 तिया कितना हो जाएगा? 9, और कितना हो जाएगा? 6। और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिया 6, और कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसको 9 कर रहा हूँ तो इसको भी 9 गुना करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 9, और 9 दूने कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18। मतलब मेरे पास में हेल्थ, फूड, उसके बाद एंटरटेनमेंट, उसके बाद एजुकेशन, इनका रेशियो आ गया। कितना आया? हेल्थ आया 9, उसके बाद फूड का आया 6, उसके बाद एंटरटेनमेंट का आया 2, उसके बाद एजुकेशन का कितना है? 18 है। उसके बाद क्या बोला था उसने? उसके बाद बोला था किराए का, रेंट का व्यय भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो भोजन का है, भोजन ये है, स्वास्थ्य ये है, और शिक्षा है, इन तीनों का 1/3। तो 18 और 6 24, 24 और 9 कितना हो जाएगा मेरे पास में? 33। 33 का 1/3 कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11। तो शिक्षा पर व्यय कितना किया जाता है? तो पैसे में पूछ लिया। ठीक है, तो पहले तो अपन इनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते, क्योंकि मुझे परसेंटेज में पता है 92% है। अगर मैं परसेंटेज में कर लूंगा तो मैं डायरेक्ट जो भी परसेंटेज आएगा 35,000 का अपन निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि मेन 100% तो टोटल इनकम क्या है? 35,000 ही है। तो यहाँ पे देखो 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 18 कितना हो जाएगा? 35, 35 और 11 कितना? 46। तो 46 की वैल्यू कितनी है? 92%। टोटल एक्सपेंडिचर ही तो अपने पास में। अगर इस 46 की वैल्यू 92% है तो कितने गुना है? ये वाला कर ले लेते हैं, कितने गुना है? 2 गुना। और हमसे क्या पूछा है? शिक्षा पर। शिक्षा कौन सी? ये वाली। तो इसका कितना? 2 गुना। कितना आ जाएगा? 36%। कितना आ जाएगा? 36%। तो वास्तव में हम टोटल इनकम का 36% एजुकेशन पर व्यय करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में 35,000 का कितना निकाल दूंगा मैं?
35,000 का कितना निकाल दूंगा 36%। अब कैसे निकालेंगे, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 35 इंटू 36 करना है तो 35 के स्क्वायर में 35 ही जोड़ दो। दो कंसेक्यूटिव नंबर का अपन अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या करना है, तो जो छोटा वाला नंबर है उसके स्क्वायर में वही नंबर जोड़ देंगे। तो 35 का स्क्वायर कितना 1225, और 1225 में अगर अपन 35 जोड़ देंगे तो मेरे पास में कितना आ जाएगा 1260। तो बी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा, साथ में एक जीरो भी है। आगे चलो, जनवरी 2022 में कृति ने ईएमआई का भुगतान किया जो उसके मासिक वेतन का कितना थी 22% थी। ठीक है, उसने शेष वेतन को किराने का सामान और कपड़ों की खरीदारी पर 7:5 के अनुपात में खर्च किया। उसने कपड़ों की खरीदारी पर 18,200 खर्च की। यदि फरवरी 2022 में उसके वेतन में 16% की वृद्धि हुई हो तो फरवरी में उसका मासिक वेतन ज्ञात करें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इनकम मेरे पास में क्या मान लेता हूं मैं, इनकम मान लेता हूं, इससे लगेंगे, इनकम मान लेता हूं मैं 100। टोटल उसकी इनकम कितनी थी 100 थी। तो अब उसने जो पूछा है ना इसका 16% अधिक, मतलब 116% पूछा है, जो कि अपन बाद में देखेंगे। उसने 22% तो पहले ही क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो अब कितना बचा 78। अब 78 को उसने 2 भागों में बांटा। अब उसने क्या किया 2 भागों में बांटा, तो एक तो क्या किया उसने कपड़ों की खरीदारी पर और किराने के सामान पर, एक तो उसने ग्रोसरी के सामान पर किया और एक किस पे किया कपड़ों की खरीदारी पर, मतलब क्लॉथ्स पे किया। किस रेशियो में 7:5 में क्या किया 7:5 में खर्च किया। उसने कपड़ों की खरीदारी पर 18,200 का खर्च किया। अब देखो 7:5 का मतलब क्या है, अगर 18,200 उसने कपड़ों पर खर्च किया तो इसकी वैल्यू किसकी वैल्यू है 5 की वैल्यू। अगर 7 और 5 12 की वैल्यू अगर मैं निकाल लूंगा तो मेरे पास में टोटल जो 78% इनकम है उसकी वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। मतलब ये जो वैल्यू है वो किसकी है 78% की वैल्यू तो है। अगर 78% की वैल्यू ये है और अगर मैं 116% की वैल्यू निकाल दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा फरवरी का उसका मासिक वेतन आ जाएगा। क्योंकि अगर 100% की वैल्यू निकालता तो मेरे पास में जनवरी का वेतन आता, जनवरी की इनकम आती, लेकिन मुझे फरवरी की निकालनी जो कि 16% बढ़ी हुई है। तो कितनी 116% की वैल्यू निकाल देंगे। अगर 78% की वैल्यू ये है तो मेरे पास में 116% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको इधर भेज दो 18,200 बटे 5 इंटू 12 इंटू बटे 78 इंटू कितना 116। तो 13 से कटा है, 13 से 6 बार, 13 एकम 13 और कितना बचा अब 5 बचा, 13 चौक 52 1400। उसके बाद 6 से कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा और 5 से कितनी बार कट जाएगा मेरे पास में 20 बार लास्ट वाला। तो 20 दूना 40, यहाँ पे कर लेता ना 14 इंटू कितना हो जाएगा 40 इंटू कितना 116। तो पहले इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा ये मेरे पास में 464, साथ में एक जीरो इंटू कितना 14। तो 14 शून्य 0, 14 चौक 56, हासिल कितना 5, लास्ट में 60 कहाँ आ रहा है, एक ही ऑप्शन है बी ऑप्शन। ठीक है, तो सारी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं होती, कभी कभी हमें ऑप्शंस का भी क्या लेना है सहायता लेनी है ताकि अपन सही से कर पाए और जल्दी कर पाए। आगे एक व्यक्ति अपनी आय का 25% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर करता है। इसके अतिरिक्त वह शेष आय का 18% घर के किराए पर और फिर शेष आय का कितना 16% यात्रा पर खर्च करता है। ठीक है, वाई उसकी इनकम थी, 25% उसने क्या कर दिया दैनिक उपयोग में कर दिया। तो कितना बचा उसके पास में 75%, कितना बच गया 75% बच गया। अब इसके अतिरिक्त वह शेष आय का 18% घर के किराए पर खर्च कर दिया। अगर उसने 18% खर्च कर दिया तो कितना बचा होगा उसके पास में 82% बचा होगा। कितना बचा होगा 82% बचा होगा। अब उसने फिर शेष आय का 16% यात्रा पर खर्च कर दिया। अगर फिर से 16% खर्च कर दिया तो अब उसके पास कितना बचा होगा, अब उसके पास बचा होगा 84%। कितना बचा होगा 84%। अब उसके बाद केवल उसके पास 861 रुपए बच गए। कितना बच गए 861 रुपए बच गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 25 से कितनी बार कटेगा 3 बार, 25 से कितनी बार कटेगा 4 बार। ओके, उसके बाद 2 से काटेंगे 41 बार, 2 से इसे काटेंगे कितनी बार कटेगा 50 बार। 41 से कट रहा होगा, 41 दूना 42, 41 से कम 41, 21 से फिर कट जाए, फिर 21 चौक 84। ठीक है, और 4 से इसे काटेंगे कितनी बार कटेगा मेरे पास में 4 से कटेगा 25 बार। तो ये 25 चौक 100 बन गया मेरे पास में, और 5000 मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई 5000, और साथ में ऊपर क्या था 3 भी था, तो 3 का भाग लगा तो कितना आ जाएगा 1666 से 2 बटे 3। ठीक है, कर ही लेते हैं 3 एकम 3, 3 बचा, 3 चौक 18, 3 चौक 18, 3 चौक 18, उसके बाद 2 बटे 3। सी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन देख के मत घबराएगा। रोशनी की मासिक आय 1,20,000 थी, वह इसका 10% एक धर्मार्थ संगठन को दे दी। रोशनी जो है बहुत ही
बढ़िया महिला है जो कि धर्मार्थ संगठन में भी अपना काम करती है, वरना आजकल के महिलाओं को अपने पर्स खाली करने में भी क्या निकल जाती, जान निकल जाती। अभी जैसे वैलेंटाइन वीक आने वाला है, इसमें पुरुषों का लगभग 64,000 के आसपास खर्चा होगा। 64,000 कैसे देख लेना, जोड़ लेना। मैं अपना बता रहा था एक हिसाब लगाने के हिसाब से कि उसमें कम से कम 60 से 64,000 के बीच में खर्चा हो रहा था एक पुरुष का, जिसमें गुलाब, खाब, दवा, जहर, जाम सब कुछ आ गया था। रोशनी की मासिक आय 1,20,000 थी, वहाँ इसका 10% एक धर्मार्थ संगठन को दे देती है। अपने बच्चों की शिक्षा पर 20% खर्च करती है, जीपीएफ में 10% बचाती है। अच्छा, इनके बच्चे थे इसलिए धर्मार्थ संगठन में दे रही थी। शादीशुदा महिला है, बच्चे आने के बाद में महिला थोड़ी सी परिवर्तित हो जाती है। जब तक उसकी शादी नहीं होती है ना, वो बच्ची रहती है, उसके बाद फिर बच्चे हो जाती है तो फिर वो माँ बन जाती है, पति की भी, दो बच्चे संभालती है, खुद के भी और अपनी सासू माँ का भी। अपने बच्चों की शिक्षा पर 20% खर्च करती है, जीपीएफ में 10% बचाती है, इसका 10% किराए पर खर्च करती है, कार की ईएमआई के लिए इसका 10% बैंकों को भुगतान करती है, सावधि जमा में 10% बचाती है, और घरेलू कामकाज पर खर्च करती है। इसके द्वारा घरेलू कामकाज पर देखो उसने कितना खर्च कर दिया, 10 यहाँ किया, 20 यहाँ किया, उसने शेष बोला है कहीं पे नहीं बोला है, तो 10 और 20 कितना हो गया, 30 हो गया, 10 40 हो गया, 10 50 हो गया, 10 60 हो गया, 10 70 हो गया, मतलब उसने 70% तो एम खर्च कर दिया। कितना बच गया, 30%। कितना बच गया, 30%। तो इसका 30% निकाल दो, 1,20,000 का 30% कितना हो जाएगा, 36,000। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन था, बस खाली एक लाइन में हो गया। हमने ये निकाल लिया कि टोटल 100% में से वो कितना खर्च कर रही है, तो टोटल वो 70% खर्च कर रही थी। अब टोटल 70% वहां हो गया, तो बचा हुआ इस पे घरेलू कामकाज पर खर्च किया होगा उसने, तो 30% निकाल दो उसका। 1,20,000 का 30% कितना होगा, 12 या 36,000 हो जाएगा। बताओ इसको। देखो एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को दान करता है, शेष राशि का क्रमशः 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को दे देता है। ठीक है, अब देखो, अब ये शेष राशि का 30% और 25% भाग दे रहा है, तो यहाँ पे टोटल मिला के ही दे रहा है ना। जैसे मान के चलो 100 रुपए था, ठीक है, अब यहाँ से 30% खर्च हो गया, 30% खर्च हो गया, तो मतलब कितना बचा, 70 बच गया। तो 70 में से इसको 30% इसको दे देगा और 25% इसको दे देगा, टोटल कितना दे दिया इसने, 55%। कितना दिया, 55%। तो ऐसे कितना कुछ जा रहा है क्वेश्चन अब मेरे पास में, ठीक है। वाई मेरे पास में टोटल रुपए थे, 30% यहाँ पे खर्च हो गए, तो कितना बच गया, 70% बच गया। कितना बच गया, 70%। अब उसने 30% और 25% मिला के कितना, 55% किसको दे दिया, पत्नी और बेटे को दे दिया। तो 55% मतलब 45% मेरे उसके पास में बच गया, मेरे पास में नहीं बचा, उसके पास बचा 45%। अब बच गया। अब उसने क्या किया, बाकी धनराशि वह अपने 3 बेटियों के बीच समान रूप में विभाजित करता है। उसकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपए खर्च करता, 42 लाख रुपए मिलता है। अब टोटल अब मेरे पास में जो भी धनराशि बची उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। अब 3 हिस्सों में डिवाइड किया 3 बेटियों में, तो एक को कितना मिल रहा होगा, 1/3, क्योंकि सभी तो सेम है, तो इसका 1/3 निकाल लेंगे। और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 42 लाख। कितनी दी है, 42 लाख। तो काट लेते हैं, किससे कट रहा है, सही है ना। 55 में से 45 जाएगा, 100 में से 55 जाएगा, कितना बचेगा, 45 ही बचेगा। 42, बात तो सही है, 1/3, ठीक है। 3 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 15 बार। 5 से 3 बार, 5 से कितनी बार कट जाएगा, 20 बार कट जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 7 या 21, 21 से कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। 2 दूना 4, तो मतलब उसके पास में 400 लाख रुपए की संपत्ति थी। कितने की थी, 400 लाख। बहुत अमीर व्यक्ति थे। देखो इसमें y मानने जाएंगे ना तो थोड़ी सी समस्या हो जाएगी। अगर इस क्वेश्चन को देखें अपन और इसमें अगर y मानने जाएंगे तो थोड़ी समस्या होगी। क्या समस्या होगी, क्योंकि उसने जो अंतर दिया, अभी तक अपने पास में अगर अपन y मानने जाते थे तो अंत में जो राशि बचती थी वो अपने पास में होती थी। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1,98,19,800 जो दिया है ना, इनका अंतर दिया है, तो फिर थोड़ी समस्या होगी। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, 100 ही मान लेता हूँ। क्या करता हूँ, 100 मान लेता हूँ। अगर मैंने टोटल इनकम उसकी 100 मानी, तो वो क्या कर रहा है, इसका जो 30% है ना, 30% वो अपने फ्रेंड को दे रहा है, तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब उसके पास में जो रिमेनिंग बचा है 100 में से 30 यहाँ खर्च हो गया, कितना बचा, 70। 70 का 40%, 70 का 40% कितना होगा, 28 होगा। कैसे निकाला, 2 0 से 2 0, परसेंटेज निकालना नहीं आता अभी तक। कितनी क्लास हो गई, 9, तो इसका 28 आ जाएगा। 28 किस में खर्च कर रहा है, वो चीट फंड में। किस में खर्च कर रहा है, चीट फंड में। अब वो शेष आय में से वह एक बीमा योजना और पीपीएफ में 4:3 में अनुपात में खर्च करता है। अब 70 में से 28 यहाँ खर्च हो गया, कितना बचा, 42। 42 में से अब वो कितना, 4:3 के अनुपात में किस में खर्च करता है, बीमा में और पीपीएफ में। ये पीपीएफ हो गया। तो 4 और 3 कितना, 7। 7 की वैल्यू कितनी है, 42 है।
तो 42 से कितने गुना है, 6 गुना, तो ये भी कितने गुना हो जाएगी, 6 गुना, कितना आ जाएगा 24, और ये भी कितना गुना हो जाएगा 6, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18। तो बीमा में कितना खर्च किया 24, जो चीट फंड है उसमें कितना खर्च किया 28, दोस्त को कितना दे रहा है 30। अब उसने बोला है कि चीट फंड और बीमा दोनों में नहीं मिला के, चीट फंड और बीमा दोनों को अगर मैं मिलाऊंगा कितना आ जाएगा 52, चीट फंड प्लस बीमा दोनों को अगर अपन मिलाया तो 24 प्लस 28 कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। और जो फ्रेंड है उसको कितना दे रहा है 30 दे रहा है, तो इनका अंतर कितना आया 22 आएगा ना, कितना आ जाएगा 22, और 22 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है 19,800, क्योंकि इनका अंतर ही तो दिया था। 22 की वैल्यू अगर 19,800 है तो कितने गुना है 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 8 88, 1800 मतलब 900 गुना, कितने गुना है 900 गुना। क्या पूछा है विकास का कुल वेतन, तो इसको भी 900 गुना कर दो, कितना आ जाएगा 90,000, कितना आ जाएगा 90,000। ठीक है, अब तो आ रहा होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगी। ABC अपने वेतन का क्रमशः 8%, 7% और 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को दान कर देते हैं। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये 8% कर रहा है और ये 7% कर रहा है और ये 9% कर रहा है। अब क्या बोल रहा है ए और बी का वेतन समान है। अगर ए और बी का वेतन समान है तो ये सेम राशि का 8% और 7% होगा, तो मैं डायरेक्ट मिला के कह सकता हूँ कि दोनों मिलकर कितना खर्च कर रहे हैं 15%। जैसे मान लो 100 रुपये मेरे पास में कोई राशि, तो इसका मैं 10% निकालूंगा, कितना आएगा 10 ही आएगा। इसका मैं 20% निकालूंगा, कितना आएगा 20 ही आएगा। तो मैं 10% अलग अलग निकाल के अगर मैं इसका 30% भी निकालूं, कितना आएगा 30। इन दोनों को भी जोड़ूंगा तो भी कितना आएगा 30 आएगा। मैं वही एक यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर इन दोनों का इनकम सेम है तो यहाँ पे 8% कर रहा है, यहाँ पे 7% कर रहा है, तो मतलब टोटल दोनों मिलके कितना कर रहे हैं 15% कर रहे हैं। तब उसने यही बोला है उनके दान के बीच का अंतर कितना है 259 है, कितना है 259 है। तो मेरे पास में इनके बीच में अंतर कितना है 1% का, कितना अंतर है 1% का, और इस 1% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है 259। अब यहाँ पे डायरेक्ट इसका 2% अपन नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि इनका जो वेतन है इनका रिलेशन हमें नहीं पता। हमें ए और बी का रिलेशन पता था कि दोनों की इनकम क्या है सेम है, एक्स इसकी है तो एक्स इसकी है, तो इसका मैं डायरेक्ट परसेंटेज का अंतर निकाल सकता हूँ। तो 1% की वैल्यू कितनी है 259 है, कितनी है 259, तो मैं 15% की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कितनी आ जाएगी 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 नाम 135 हासिल 13, 15 पंजे 75, 75 और 13 कितना हो जाएगा 88, हासिल 8, 15 दूना 30 और 8 38, 3885। अब उसने क्या बोला है कि ए और बी का कुलदान सी की तुलना में 1185 अधिक है, तो ए और सी का कुलदान ए बी और सी के कुल वेतन का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कितना प्रतिशत होगा ये पूछा ना। तो यहां से मेरे पास में अगर ए और बी मिला के कितना है ए प्लस बी, तो सी कितना होगा मेरे पास में, तो ए और बी का कुलदान सी की तुलना में 1185 अधिक है, तो सी का कितना हो जाएगा, इसमें से 1185 माइनस कर दो, 3885 में से 1185 माइनस कर देंगे, 85 जाएगा कितना बचेगा 3800, और 3800 में से 1100 चला जाएगा कितना बचेगा 2700, कितना बचेगा 2700। तो उसने क्या बोला है कि ए और सी का कुल वेतन, ए और सी का कुल दान ए बी और सी के कुल वेतन का कितना प्रतिशत है, और ए और सी का कुल दान। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा मेरे पास में 3885, उसके बाद प्लस कितना आ जाएगा मेरे पास में 2700, कितना आ जाएगा 2700, कितना आएगा मेरे पास में 8 5 8 7 15 का 5 और 3 2 5 और 1 6 6585। और ए का वेतन कितना आएगा, देखो 1% की वैल्यू 259 है, तो 8% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से 8 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ए का वेतन आ जाएगा, तो ए का वेतन कितना आएगा मेरे पास में 259 इंटू कितना 8 आ जाएगा, तो 8 नाम 72 का 2 हासिल 7, 8 पंजे 40 और 7 से 43 हासिल 4, 8 दूना 16, 16 और 4 कितना आ जाएगा 2072। तो मेरे पास में ए और सी का मिला के पूछा, तो 2072 और 1185 को जोड़ो कितना आ जाएगा 5 और 2 7, 8 7 15 का 5 हासिल 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में कितना आ जाएगा 3, 3257 बटे टोटल कितना आ जाएगा मेरे पास में 6585 इंटू कितना 100%, तो 5.8% के आसपास होगा, क्योंकि 32 दूना 64 यहाँ डायरेक्ट बन रहा है, तो 5.8% के आसपास। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। इसमें अगली क्लास में अपन एग्जाम रिलेटेड जो टाइप है उसे कवर कर लेंगे और साथ में वेन डायग्राम भी कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।